जय हिंद फ्रेंड्स। पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही थी और हमने कल देख लिया था फंडामेंटल राइट्स, उसकी विशेषताएं, और साथ में हमने ये देखा था कि समता का अधिकार में, राइट टू इक्वलिटी में, फर्स्ट आर्टिकल हमने देखा था, आर्टिकल नंबर 14। और हमने ये देखा था कि आर्टिकल नंबर 14 में दो चीज़ें शामिल हैं। एक तो विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि तार्किक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जहाँ पर दो लोगों की तुलना अगर मैं करूँ, तो अगर समान कंडीशन है तो फिर उनके साथ समान व्यवहार होगा, अगर असमान कंडीशन है तो असमान व्यवहार होगा। और असमान बेस होने पर, असमान व्यवहार होने पर आप ये नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक, तो उसी का आगे कंटिन्यू हम करते हैं। एक चीज जो उसमें रह गई थी वो यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये जो विधि के समक्ष समता वाली बात थी, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, यूके से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक, ब्रिटिश मूल का विचार है ये। और ये निगेटिव है, रेफरेंस में, विचारों में निगेटिव क्यों? कि सभी के साथ समान व्यवहार, मतलब ये असमान या विशेषाधिकार देने को मना करता है। ठीक, और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। ये मैंने बताया था कि ये कहाँ का है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और ये क्या है, सकारात्मक है। ये लोअर तबके को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। अगर आपका बेस सेम नहीं है, बैकग्राउंड सेम नहीं है, तो आप समान की तुलना नहीं कर सकते। कोई चीज़ अगर तुलना करनी है तो उनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, सेम। अगर बैकग्राउंड सेम नहीं है तो जिसका बैकग्राउंड कमज़ोर है उसको आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ रियायत दे दीजिए। लेकिन वो रियायत क्या होनी चाहिए, तार्किक। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर एक डीएम एक तहसीलदार के वेतन में अंतर होगा, उसकी उनकी सुख सुविधाओं में अंतर होगा, क्योंकि दोनों के दायित्व अलग हैं, दोनों का पद अलग है। लेकिन अगर एक क्राइम तहसीलदार ने किया और वही क्राइम डीएम साहब ने किया, तो दोनों के लिए विधि के समक्ष एक ही विधि दोनों में लगेगी, वो है विधि के समक्ष समता। लेकिन वेतन अलग अलग है, ये क्या है, उनके पद और दायित्व के कारण है। तो वर्गीकरण क्या है, तार्किक है। लेकिन अगर दो डीएम हैं, अगर एक हैं जनरल कास्ट के और एक हैं एससी एसटी कास्ट के, अनुसूचित जनजाति का, तो इनका आप वेतन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो वर्गीकरण जो है वो तार्किक ना हो करके अतार्किक होगा। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए। ये नकारात्मक उसमें सेंस में और ये सकारात्मक उसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। समता के अधिकार में हमने ये देखा था कि समता का अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। आर्टिकल 18 तक। 14 क्या था, विधि के समक्ष समता, और विधि का समान संरक्षण। और ये भी बताया था कि हमारे यहाँ पर शासन किसका है, विधि का। ठीक, कानून का शासन है। किसी व्यक्ति, किसी धर्म ग्रंथ से देश नहीं चल रहा, कानून से चल रहा। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 ये कहता है, ये कोड से मैंने याद किया है तो आपको भी बताए दे रहे हैं, RRBSC, रिलीजन मतलब धर्म, रेस मूल वंश, बी का मतलब बर्थ प्लेस, जन्म स्थान,
एस का मतलब है सेक्स, लिंग, और सी का मतलब है कास्ट, जाति या वर्ग। ठीक। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य केवल इन आधारों पर किसी नागरिक से विभेद या भेदभाव नहीं कर सकता। यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो केवल और दूसरा भेदभाव। केवल का मतलब है ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 वजह के अलावा बाकी और वजह से राज्य क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। ठीक। तो इसका अपवाद देख लेते हैं कि आर्टिकल 15 के अपवाद क्या हैं। जैसे आर्टिकल 14 के अपवाद क्या हैं, मैंने बताया था राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष सुविधा मिली है। जब वो पद में रहेंगे तो कोई भी दीवानी या फौजदारी का मुकदमा नहीं चल सकता, खास करके फौजदारी का या क्रिमिनल जो केस हैं वो उस पर पद पर रहने के दौरान ना तो कोई मामला चलेगा और ना ही किसी मामले की सुनवाई होगी। लेकिन अगर दीवानी मामले हैं, सिविलियन हैं, तो वो चल सकते हैं, लेकिन 2 महीने की नोटिस देने पर। ठीक। हमने ये भी बताया था कि संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल 105 और विधानमंडल के सदस्यों को जो विशेषाधिकार मिला है आर्टिकल 194 के तहत, उनको भी सदन में कुछ भी अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है और आप उस पर केस नहीं कर सकते। साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं या विदेशी राजनयिक मिशन हैं, जो विदेशी एम्बेसी जो आती हैं, विदेशी राजदूत हैं, उनको भी इन अधिकारों से छूट प्रदान की गई है। ठीक। तो ठीक यहाँ पर आर्टिकल 15 में कुछ अपवाद हैं। कुछ अपवाद में पहला अपवाद ये है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए, इनके विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान कर सकता है। महिलाओं के लिए जैसे आपने सुना होगा रिजर्वेशन, हर जगह पर। संसद में अभी हाल फिलहाल ये अधिनियम भी बना, पारित भी हुआ। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये आप जरूर बताइएगा। रिजर्वेशन संसद में या स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा में, ये महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है। 1/3 सीटें टोटल सीटों का हर एक लेवल पर आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। तो ये क्या है, आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि राज्य विभेद कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपवाद की श्रेणी में आ रहा है। बच्चों के लिए फीस या मुफ्त शिक्षा ये भी कर सकते हैं, या एडमिशन के लिए कोई छूट, ये सब बच्चों के लिए हो सकती है। सेकंड, समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा के स्तर पर, कमजोर वर्ग में खास करके एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां की शिक्षा के लिए आरक्षण और फीस माफी, शुल्क में छूट ये भी दे सकता है।
ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और साथ में साथ एक तीसरा पॉइंट ये है कि समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, उनके विकास के लिए आरक्षण भी लागू कर सकता है। जैसे विधानमंडल या पार्लियामेंट संसद में सीटों का आरक्षण दिया गया है एससी और एसटी को, अनुसूचित जाति और जनजाति को। ये भी आर्टिकल 15 के तहत क्या है, अपवाद है। मतलब आप इसको इस बात के लिए चैलेंज नहीं कर सकते कि आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। ठीक, तो आर्टिकल 15 हो गया। अब चलते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 ये कहता है लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता। एक चीज आप पिछले उसमें और देख लीजिए, ये जो यहां पर लिखा गया है कि इस आधार पर विभेद नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ, आप दूसरे वे में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि धर्म के आधार पर आप किसी को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकते। सार्वजनिक कुएं जो होते हैं, नल होते हैं, मतलब कोई भी पब्लिक सर्विस इनके आधार पर बैंड नहीं होगी कि आप हिंदू हैं तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते। हिंदुओं का प्रवेश मस्जिद में भी अलाउड है और मुस्लिमों का प्रवेश मंदिर में भी अलाउड है, मना नहीं किया जा सकता। ठीक, या अगर कोई कमजोर वर्ग का है, शूद्र वर्ग का है, एससी एसटी वर्ग का है, तो आप उसको मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते। जैसे पहले प्रथा थी कि उनके लिए अलग नल होता था, अलग कुआं होती थी, वो खाट पर नहीं बैठ सकते थे, आपके बराबरी के स्तर पर नहीं बैठ सकते थे, ऐसा नहीं है। ठीक, जाति के आधार पर आप नहीं रोक सकते। अब कोई भी पब्लिक टॉयलेट का यूज कर सकता है, कोई भी पब्लिक हॉस्पिटल में जा सकता है। हॉस्पिटल में घुसने से पहले आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, आपका लिंग क्या है, आपका वंश क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मतलब राज्य जो है, राज्य और निजी दोनों संस्थानों में ये जो है विभेद नहीं होगा। ठीक, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो और चाहे निजी, का मतलब ये है कि जैसे कारपोरेट वर्ल्ड हो गया। अब अगर हमारा अपना घर है तो हम चाहे जिसको रोकें, चाहे जिसको करें, लेकिन जो है अगर कंपनी है एक, तो कंपनी तो सभी के लिए खुली है। ठीक है, वो पर्टिकुलर वर्ग, पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं है। ठीक, तो आर्टिकल 16 क्या कह रहा, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब ये हुआ कि यहां पर इस 5 के अलावा एक चीज और ऐड कर लीजिए, डोमिसाइल, निवास स्थान। मतलब राज्य जो है, उनकी राज्य के अंदर जो भी पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्विस में इन आधार पर विभेद नहीं हो सकता। ठीक, पिछला आधार क्या था, केवल ये आते थे, अब इसमें क्या है, डोमिसाइल भी है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी राज्य के निवासी हैं, अभी आपने हाल फिलहाल सुना होगा कई केसेस ऐसे हुए हैं, जैसे एमपी में हुआ, हरियाणा में हुआ, उन्होंने क्या किया कि राज्य की नौकरियों में, चाहे वो सरकारी हों और चाहे निजी हों, जो वहाँ पर कंपनियां हैं, वहाँ पर क्या कहा कि 75% रोजगार किसको मिलेंगे, राज्य के नागरिकों को मिलेंगे, ताकि बेरोजगारी की समस्या वहाँ पर क्या हो, दूर हो। तो ये इलीगल है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि राज्य इनके आधार पर अपनी जो राज्य के पद हैं उन पर, या राज्य के अंतर्गत जो सेवाएं हैं, जो जॉब हैं, ये जो वैकेंसी हैं,
उनमें इनके आधार पर क्या कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब यूपी का नागरिक, यूपी का जो निवासी है वो जा करके हरियाणा में भी नौकरी कर सकता है, जम्मू कश्मीर में भी नौकरी कर सकता है, गुजरात में भी नौकरी कर सकता है। बस उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो उन्होंने नोटिफिकेशन में मांगी हो वैकेंसी निकालते समय। ठीक, मतलब ये नहीं वो कह सकते कि आप यूपी के हैं तो यूपी में जाकर के जॉब लीजिए, गुजरात में जॉब करने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको नहीं देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो संविधान ये आर्टिकल 16 का क्या है, उल्लंघन है। और मैंने बताया है कि इस भाग में, मतलब मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के जितने भी आर्टिकल हैं, अगर उनमें से किसी का भी उल्लंघन हो रहा है अतार्किक रूप से, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आपको ये नहीं कह सकता कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, वो डायरेक्ट तुरंत मामले की सुनवाई करेगा कि मूल अधिकार पहले हैं, बाकी सारी चीजें बाद में। ठीक, अब ये हुआ कि अगर इससे संबंधित, ये तो कहा गया कि राज्य इनके आधार पर विभेद नहीं कर सकता, लेकिन अगर इससे संबंधित, डोमिसाइल से संबंधित या इनसे संबंधित कोई कानून बनाना हुआ तो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। और संसद उस कानून में ये कह सकती है कि इस राज्य में नौकरी करने के लिए उस राज्य का निवासी होना जरूरी है। तो संसद ने एक कानून बनाया, सार्वजनिक रोजगार अधिनियम। ये बनाया था 1957 में, 1955 या 57 ऐसे ही है। ठीक, 1974 में ये रिजेक्ट हो गया, मतलब समाप्त हो गया। अब ऐसा कोई नियम नहीं है। सिर्फ संसद ने एक अपवाद छोड़ा है, अभी जो हाल फिलहाल में है, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। ये प्रावधान है कि अगर वहां पर नौकरियों में आरक्षण के लिए वहां का निवासी होना जरूरी है। तो ये एक अपवाद, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको भी किसने बनाया, संसद ने। आपने हाल फिलहाल न्यूज में देखा होगा, हम इसको करंट अफेयर्स में भी कवर करेंगे, कि एमपी ने, हरियाणा ने, हिमाचल ने ऐसे ऐसे क्या किए, प्रावधान किए हैं कि आप 75% नौकरी हमारे राज्य के निवासियों को मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में मामले गए और रद्द हो गए। क्यों? क्योंकि वो अपने वोट बैंक के लिए, अपने लोगों को बहलाने के लिए, अपने राज्य के निवासियों को बहलाने के लिए ऐसा कानून बनाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि उसको बनाने का अधिकार उनको नहीं है। ये चीज़ भली भांति वो परिचित हैं, लेकिन उसके बाद भी बनाते हैं। फिर उनमें से कोई एक दूसरे राज्य का निवासी चला जाएगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, और वो बताएगा कि ये बनाने का अधिकार, हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और ये कानून बनाने का अधिकार किसको है, केवल और केवल संसद को। उस राज्य की विधानसभा नहीं बना सकती। अगर ऐसा छूट दे दिया जाता, आप सोचिए, अगर विधानसभा, विधानमंडल को ऐसी छूट दे दी जाती, तो क्या करते, हर एक राज्य अपना अपना क्या करता, आरक्षण करता। करता है नहीं करता, बिल्कुल करता। ठीक, तो आर्टिकल 16 में ये बात थी। आर्टिकल 16 से जुड़ा हुआ मुद्दा एक चीज और है, वो ये है कि आर्टिकल 16 के भाग 4 में है आरक्षण। और ये नौकरी पाने का जरिया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये सामाजिक उत्थान का जरिया है। ये आर्थिक रूप से सशक्त करने का जरिया नहीं है। ये सोशल रूप से क्या करना है, सशक्त करना है आपको। अब हुआ क्या, 1979 में मोरारजी देसाई, इन्होंने सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे बीपी मंडल। बीपी मंडल, इसी को आप मंडल आयोग के नाम से जानते हैं।
इसमें इन्होंने ये पाया कि टोटल जनसंख्या में 52% पिछड़ा वर्ग है। कौन सा वर्ग है? पिछड़ा वर्ग। अब पिछड़ा वर्ग है तो, लेकिन ये पिछड़ा वर्ग एससी एसटी से अलग है। एससी एसटी इसमें शामिल नहीं है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इसमें शामिल नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि जब इतने परसेंट है इनकी जनसंख्या और प्रशासन में इनकी हिस्सेदारी नगण्य थी, नहीं के बराबर थी, तो इन्होंने क्या किया कि 27% आरक्षण दिया। ये 27% इनके आरक्षण से अलग होगा। इनको तो जो मिल रहा था मिल रहा था, उससे अलग है 27%। इनको कितना मिल रहा था? इनको मिल रहा था 15% और इनको मिल रहा था 7.5%। तो ये कितना हो गया? 22.5 और ये 27 कितना हो गया? 49.5% आरक्षण, रिजर्व सीट। ये ध्यान रखिएगा, ये 27% आरक्षण इनके आरक्षण से अलग है और पिछड़ा वर्ग में ये लोग नहीं आते हैं। इन्होंने ये रिकमेंडेशन की। अब जब किसी आयोग ने रिकमेंडेशन की तो जो गवर्नमेंट होती है वो अपने वोट बैंक के चक्कर में उससे कुछ आगे निकल जाती है। वो हुआ, वीपी सिंह की सरकार बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1991 में, और इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। और दो चीजें यहां पर इन्होंने किया। एक तो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया, ये पहला काम किया। और दूसरा काम क्या किया? 10% आरक्षण सामान्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए। अब ध्यान से देखिए, जो आरक्षण था वो आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा रहा था, वो दिया जा रहा था सामाजिक आधार पर। वर्षों से जिनकी भावनाओं को इतना कुचला गया कि वो ऊपर उठने को ही तैयार नहीं थे, और उच्च वर्ग अपनी उच्चता को त्यागने को तैयार नहीं था, बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं था। तो ऐसे के लिए गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ा और वो एक प्रावधान लाए रिजर्वेशन का, ताकि उनका सामाजिक और नैतिक उन्नति क्या हो सके। अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, उस आधार को क्या बना दिया? आर्थिक। ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको तो वैलिड कर दिया और इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट। ठीक। धीरे धीरे बातें बढ़ती गई और 2022 में आकर के ईडब्ल्यूएस आरक्षण को, ये वाले आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? वैलिड माना। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के 103 संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। 103 103वां संविधान संशोधन जो था वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए था, और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जो पहले रिजेक्ट किया था उसको क्या कर लिया? मान लिया कि हाँ ये सही है। ठीक, बात समझ में आ गई? यहां पर जब इसको इन्होंने जुडिशियल रिव्यू करके वैलिड किया था, सही किया था, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि हाँ ये सही है, ये आपका करंट का टॉपिक है, ठीक है, ये सही है, तो यहां पर इन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस दी? उन्होंने तो पहले कहा कि ये 27% आरक्षण जो है वो सही है, लेकिन आप इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू कीजिए।
क्रीमी लेयर को बाहर रखना है। क्रीमी लेयर कौन से हुए? क्रीमी लेयर ये है कि इनमें भी, पिछड़ा वर्ग में भी जो व्यक्ति हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, ग्रुप बी या उससे ऊपर, ठीक, उनको इसमें नहीं लागू, इनको इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। या किसी संवैधानिक पद पर हो, संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, या कैग हो गया, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखक, या हो गया निर्वाचन आयोग, या हो गया यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर, या उनके चेयरपर्सन, ठीक। तो ये सब जो है क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी लेयर में एक चीज और था, धीरे धीरे सरकार ने क्रीमी लेयर्स की गाइडलाइंस क्या की, चेंज करते गए। जैसे शहर में जमीन या मकान ना हो, आई थिंक 100 गज या 50 गज का है गाइडलाइंस, ठीक, ऐसा ना हो, तो वो ऐसा अगर है तो क्रीमी लेयर में आ गया, और अगर नहीं है तो क्रीमी लेयर से वो बाहर है, और क्रीमी लेयर से बाहर वालों को ही आपको आरक्षण मिलेगा, ठीक। दूसरा क्या है कि सालाना आय, वार्षिक आय, ये 6 लाख से ज़्यादा हो। अब शायद ये सीमा 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख करने वाले हैं, ठीक, ऐसा हो। तीसरा, हाँ, संवैधानिक पद, जैसे कैग, यूपीएससी, या पीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन के, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य, चेयरपर्सन, और कौन हो गया, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और राज्यपाल, गवर्नर, ये सब संवैधानिक पद हैं। ग्रुप बी या इससे ऊपर के अधिकारी, ठीक। सेना में कर्नल रैंक या इससे ऊपर, ये सब किस में आते हैं, क्रीमी लेयर में, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी? दूसरी गाइडलाइंस ये दी कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। और तीसरा, रिजर्वेशन या आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। और 50% किसका? करंट वैकेंसी प्लस बैकलॉग, जो पिछले ईयर नहीं भर पाई थी या पुरानी वैकेंसी, उनको मिला करके है, ठीक। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी। स्वाभाविक सी बात है कि रिजर्वेशन हमेशा से क्या रहा है, एक सेंसिटिव इशू रहा है, उसको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, तो यहां पर क्या हुआ, 77वां संविधान संशोधन हुआ, और इसका ईयर क्या था, 1993 था क्या, 1995। इसके द्वारा क्या किया गया, पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। 77वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया,
पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। अब अगर पदोन्नति में आरक्षण आप देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि दो चीजें शामिल हैं इसमें। वो दो चीजें कौन कौन सी शामिल हैं? कि राज्य, यहां पर ये पावर दी गई राज्य को, राज्य अगर उचित समझे। अब राज्य कैसे उचित समझेगा? जब उसके पास डाटा होगा, ठीक, कि उच्च स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। किसका? जिसके लिए आरक्षण लागू हुआ है, पिछड़ा वर्ग के लिए। अगर उनको ये देखा, राज्य को ये डाटा मिला, उन्होंने सर्वे कराया, ये रिपोर्ट मांगी शासन से, अपने एग्जीक्यूटिव से, कार्यपालिका से, कि आपने अपॉइंट तो कर लिया लेकिन ये ऊपर भी पदोन्नत होकर के जा रहे हैं या नहीं। अब आगे देखा गया कि उच्च पद पर उनका अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है जितना लोअर लेवल पर है, तो उनको क्या कर सकते हैं? आप पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं। और ये प्रावधान किसके लिए कब आया? 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। ठीक, इसमें एक चीज और शामिल है। अगर आप पदोन्नति में आरक्षण देंगे, अब ध्यान से देखिए, ए बी, ये दो लोग हैं, ये हैं पिछड़ा वर्ग से, बैकवर्ड क्लासेस से हैं, और ये हैं जनरल से। दोनों का बैच एक ही है, वो मान लेते हैं 2000 में दोनों अपॉइंट हुए। अब देखा गया ये कि क्या देखा गया कि आगे जब देखा गया पदोन्नति में, आगे प्रमोशन में, कि ये जो नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं वहां पर बी के जनरल कैटेगरी के पहले से ही लोग हैं। अब वहां पर सीट अगर एक है तो ये क्या करेंगे कि इनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है बैकवर्ड क्लासेस का, तो इनको पहले प्रमोट कर देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों एक ही बैच के हैं, लेकिन अब प्रमोशन के दौरान ए क्या हो गया? बी का सीनियर हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो पदोन्नति में दो चीजें हैं, एक तो आपके पास डाटा होना चाहिए कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, और दूसरा क्या है कि जब आप प्रमोशन कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं परिणामी वरिष्ठता का सिद्धांत। परिणामी वरिष्ठता भी मिलेगी, और ये परिणामी वरिष्ठता, सीनियरिटी का संविधान संशोधन क्या है? 85वां संविधान संशोधन 2001, इसके द्वारा परिणामी वरिष्ठता भी दे दी गई। ठीक, स्वाभाविक सी बात था, मैंने आपको बताया था कि रिजर्वेशन एक क्या है? सेंसिटिव मुद्दा है। सरकार के लिए ये वोट बैंक है, इस वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक, कहीं कहीं पर जेन्युइन है कि हाँ ठीक होना चाहिए। अब ये क्या है? 85वां संविधान संशोधन के द्वारा परिणामी वरिष्ठता दी गई। इसमें खास बात ये थी कि परिणामी वरिष्ठता पूर्वागामी थी। मतलब ये 2001 में आया और ये लागू कब से हुई? 1955 से। 1955 से ये चीज क्या हो गई? लागू कर दी। ठीक, तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 16 चल रहा है, 16 के फोर्थ में ही आरक्षण वाला मुद्दा आ रहा है। एक चीज और यहां पर है, चौरासीवें संविधान संशोधन 2000 से ये जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, क्या ये जो बैकलॉग वाली वैकेंसी है, इसमें भी क्या होना चाहिए? ये भी इसी रिजर्वेशन के दायरे के अंदर रहनी चाहिए कि 50% से ज़्यादा ना हो। तो सरकार ने क्या किया कि 85वें संविधान संशोधन सन 2000 से
क्या कर दिया, बैकलॉग में, बैकलॉग वैकेंसी में रिजर्वेशन की सीमा जो 50% है वो ख़त्म कर दी। मतलब बैकलॉग वैकेंसी में रिजर्वेशन हो सकता है 100% सीटों का हो जाए, वो डिपेंड करेगा कि उस समय वो वैकेंसी किसके लिए रिजर्व थी, उसी को उसमें भरा जाएगा, चाहे वो जब भरा जाए। ठीक, उसको करंट वैकेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये 84वें संविधान संशोधन से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस गाइडलाइंस को भी पलट दिया, इस डिसीजन को भी पलट दिया। और यही देश की खास बात है कि संसद कोई भी कानून बना सकती है और न्यायपालिका अपने चश्मे से ये देख कर तय करेगी कि वो कानून सही बनाया है या नहीं, वो संविधान के दायरे में है कि नहीं। ये जो धड़ाधड़ संविधान संशोधन हो रहे हैं, इनमें सब में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। उन्होंने एक गाइडलाइन बताई थी, एक एक निर्देश दिए थे कि ये फॉलो होना चाहिए, उसके बाद सरकार धड़ाधड़ संविधान संशोधन करती गई और फिर बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट भी अप्रूव करता गया। ठीक, एक चीज और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 73वां संविधान संशोधन 1994-95 के आसपास आया। इसमें क्या किया गया, तमिलनाडु का एक अधिनियम रोजगार से संबंधित, वो कहाँ डाला गया, 9th शेड्यूल में, 9वीं अनुसूची में। मैंने आपको बता रखा है, जब अनुसूचियां पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि 9th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल वो शेड्यूल है जो सबसे पहले संविधान संशोधन से आई थी, जब नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन किया था। और इसमें वो मैटर हैं जो जमींदारी उन्मूलन के लिए लाए गए थे, और ये सबसे विवादित सूची रही है, क्योंकि जैसे ही जमींदारी उन्मूलन कानून आया, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लोग फटाफट सुप्रीम कोर्ट गए। और आपने एक केस नाम सुना होगा, केशवानंद भारती मामला, वो सब इसी से है, गोलकनाथ, ये सब क्या है, इसी से संबंधित है, 9th शेड्यूल से। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये बात थी कि 9th शेड्यूल में जो भी संसद ने क्या अधिनियम बनाया था कि 9th शेड्यूल में हम जो भी अधिनियम डालेंगे इस 9th शेड्यूल में, उस अधिनियम पर, मतलब इस सूची का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब ये न्यायपालिका पर एक प्रश्न चिन्ह था। ऐसे तो सरकार कोई भी कानून बना करके डाल दे। तो ये जो है तमिलनाडु का जो अधिनियम था रोजगार से संबंधित, 76वें संविधान संशोधन के द्वारा इस सूची में डाला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी जुडिशरी है, पापा इज ऑलवेज पापा, आप कितना भी जो है वो कर लीजिए। ठीक, लेकिन क्या है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी 9th शेड्यूल से संबंधित, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो केशवानंद भारती केस की डिसीजन की डेट थी 24 अप्रैल 1973, ये डेट आप याद रखिएगा, बार बार इस डेट का जिक्र आएगा। इसके बाद आप इस सूची में जो भी मामले आपने डाले हैं उनका हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक, तो यहां से जुडिशियल रिव्यू की जो पावर नहीं थी वो इस डेट के बाद क्या हो गई, आ गई। तो जब 76वां संविधान संशोधन के द्वारा तमिलनाडु के रोजगार अधिनियम को यहाँ पर डाला गया, और इस अधिनियम में क्या था, इस अधिनियम में ये था कि जो 50% की आरक्षण की सीमा है वो बढ़कर कहाँ तक चली गई, 69% तक। तो उसको कोई चैलेंज ना करे, इस वजह से तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने उस समय, उनका वहाँ पर सेंटर पर दबदबा था, तो इस वजह से क्या किया, 9th शेड्यूल में इस अधिनियम को डाल दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी इसको क्या कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है ये, और अभी तक डिसीजन नहीं आया। तो इसके द्वारा क्या किया गया, जो आरक्षण की सीमा पर 50% की लिमिट थी, वो स्पेशल तमिलनाडु के केस को इसमें डाल दिया गया। अभी भी आरक्षण पर 50% की सीमा है, लेकिन आपने ये देखा कि 49 पॉइंट कितना था, 2%,
आरक्षण है SC ST OBC को मिला करके। अब सरकार ने 10% और आरक्षण दे दिया EWS को। तो अब जनरल के लिए कितनी सीटें बची? 40% के आसपास। इसमें भी 3% दिव्यांग जनों के लिए है। ठीक, तो ये था आपका आर्टिकल 16 की कहानी। अब चलते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कह रहा है? अनटचेबिलिटी को अपराध घोषित कर रहा है। अस्पृश्यता का अंत एंड उसका जो आचरण है वो भी निषिद्ध है। मतलब आचरण में भी अस्पृश्यता शो नहीं होनी चाहिए। और बात यह है कि अस्पृश्यता वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है पूरे संविधान में कि अस्पृश्यता है क्या। और इसके लिए ऐसे कहने से तो अंत हो नहीं जाएगा। तो संसद ने क्या बनाया? एक कानून बनाया, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955। इसके द्वारा क्या किया गया? अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। और आचरण अगर कोई अस्पृश्यता का करता है, जैसे किसी को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना, हॉस्पिटल में प्रवेश करने से रोकना, पानी ना पीने देना, ठीक, तो ये सब क्या है? निषिद्ध है। तो आर्टिकल 15 में क्या था कि राज्य और कारपोरेट वर्ड था। यहाँ पर क्या है? निजी लोगों के लिए भी है। अगर अस्पृश्य वर्ग ने ये साबित कर दिया, ये कह दिया कि इन्होंने ये इसके तहत जो है हमें रोका, तो फिर आप उसको जो है मना नहीं कर सकते। ठीक, आप पर केस चलेगा। और ये जो है इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया। इसके लिए 6 महीने की सजा है और 500 रुपए तक का जुर्माना भी है, या दोनों भी हो सकता है, एंड और दोनों। ठीक, इंटरेस्टिंग बात जो है इसमें इतना अच्छा प्रावधान है वो ये है कि अगर आप इस अधिनियम के तहत आचरण करते हुए दोषी पाए गए तो आप सांसद या विधायक बनने के अयोग्य हो जाएंगे। मतलब आप नहीं बन सकते अगर आपने ऐसा कुछ आचरण किया। इसलिए घर में ही जो आचरण करना है, पब्लिक प्लेस में ऐसा आचरण नहीं करना। ठीक, वैसे तो आचरण करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर अभी जो बहुत पुरानी सोच के हैं वो घर में ही कर सकते हैं, बाहर आप नहीं कर सकते। ठीक, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के केस में अगर एक होता है ना कि वादी प्रतिवादी, अगर अनुसूचित जाति है, जनजाति है, या फीमेल हैं, अगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया, फीमेल का भी एक मतलब विशेष केस है, सब सभी में नहीं, खास करके SC ST में विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर इन्होंने ये कर दिया कि इन्होंने हमारे साथ इस तरह का आचरण किया है, तो ये आपको प्रूफ करना है कि आपने इस तरह का आचरण नहीं किया। मतलब कोर्ट आपको पहले ही दोषी मानेगी। अदरवाइज क्या होगा? अगर किसी को पर आप चोरी का इल्जाम लगाते हैं तो कोर्ट तब तक उसको चोर नहीं मानती जब तक कि आप साबित ना करें। लेकिन इनके केस में क्या है, इनको ये विशेष प्रावधान दिया गया है कि अगर आपने ऐसा किया तो ये जो है, अगर इन्होंने केस कर दिया तो आपको साबित करना है कि आपने ऐसा नहीं किया। ठीक, तो इसलिए ये सब फालतू की बातें हैं। आचरण ऐसा नहीं करना जिससे किसी के आत्मसम्मान को, सभी मनुष्य हैं, मनुष्य के तौर पर देखिए, कि ठेस पहुंचे। ठीक है, ऐसा कोई आचरण नहीं करना है। ठीक, अब सोच से थोड़ा ऊपर उठिए, सामंती सोच मत रखिए। आर्टिकल 18
आर्टिकल 18 क्या कहता है कि सेना और शिक्षा के अतिरिक्त उपाधियों पर रोक। सेना का मतलब ये हुआ, आपने सुना होगा परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब दिया जा रहा है। शिक्षा के संबंधित में ये है कि जैसे इसमें आप ये कह सकते हैं कि बेस्ट टीचर का अवार्ड, या जो है आप ये कह दीजिए ये जो आपके पुरस्कार दिए जाते हैं पद्मश्री और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब, ठीक। तो उपाधि केवल इन्हीं दो के लिए है, उसके अलावा बाकी कोई भी उपाधि है वो क्या है, उस पर रोक लगी है, नहीं ले सकते। अब यहां पर तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, भारत का कोई नागरिक विदेश से कोई उपाधि नहीं ले सकता, किसी विदेशी से। दूसरी चीज, कोई विदेशी राज्य सेवा में है। राज्य का मतलब चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, हम पूरे भारत को अब देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना विदेश से कोई उपाधि नहीं ले सकता। और तीसरी चीज, कोई नागरिक जो राज्य सेवा में है, यहां पर विदेशी है, यहाँ पर नागरिक है, राज्य सेवा में है, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी उपाधि विदेश से नहीं ले सकता। ठीक। अब देखिए, मजे की बात यह है कि ये ऐसा किया क्यों गया। आपने पहले सुना होगा कि पहले उपाधि दी जाती थी राय बहादुर, महाराजा, सुना भी होगा आपने, दीवान साहब, ये सब उपाधियां थी। तो इससे क्या होता था कि इससे पहली बात तो ऊंच नीच का भाव पैदा होता था, और ये क्या था, आर्टिकल 14 का उल्लंघन था, समानता के अधिकार का क्या था, उल्लंघन था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये उपाधियां क्या कर दी, खत्म कर दी। इनको और इनको अलाउ कर दिया, ये सम्मानित पद हैं, वहां पर शौर्य का, वीरता का प्रदर्शन किया जाता है, तो एक गौरव की बात है, ये भी एक गौरव की बात है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इन तीन चीजों को, ये जो आपने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न या पद्मश्री, इनको पुरस्कार की श्रेणी में माना, उपाधियां नहीं। लेकिन ये कहा गया है कि अगर इसको लेने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे ये लगाता है, जैसे कहते हैं भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब इन उपाधियों, इन पुरस्कारों को लेने के बाद आप इसके टाइटल ना तो आप नाम के पहले लगा सकते हैं उपसर्ग में, और ना ही नाम के बाद लगा सकते हैं प्रत्यय में। अगर आपने ये लगाया तो ये क्या होगा, आर्टिकल 1918 का क्या होगा, उल्लंघन होगा, और फिर आपको ये पुरस्कार वापस करने पड़ेंगे। ये पुरस्कार शुरू कब हुए थे,
1954 में। ठीक। 1977 में जब मोरारजी देसाई थे पीएम, उस समय इनमें क्या हुआ, ये नहीं दिए गए। फिर 1980 से इंदिरा गांधी जब बनी तो वापस से स्टार्ट हो गए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीएससी 2022 या 2023 में। ठीक। ये कंटिन्यू दिए गए 1954 से, तो कंटिन्यू नहीं दिए गए। ये पुरस्कार उपाधियां हैं, नहीं है। इन पुरस्कार को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने नाम के पहले या बाद में लगा सकता है, नहीं लगा सकता। अगर वो लगाता है तो ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन होगा और इसको क्या करना पड़ेगा, पुरस्कार वापस करना पड़ेगा। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। हमारा समता का अधिकार समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट अधिकार कल पढ़ेंगे, वो होगा आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र ले लीजिए, वो सॉल्व करते रहिए। ठीक है। और कहीं कोई डाउट हो तो पूछते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।